नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं उपन्यास का अगला भाग। रचना का दफ्तर खाली था क्योंकि 5:15 हो चुके थे और सरकारी दफ्तरों के लोग बाग वक्त से कुछ पहले ही निकल पड़ते हैं ताकि बसों की क्यू में आगे खड़े हो सकें। लिफ्ट भी बंद थे, इसलिए सीढ़ियां पकड़नी पड़ी। मैंने सोचा अमरू से पूछूं वह इस वक्त मिलेगी भी। फ़ोन किया था या नहीं, पर मैं हाँफ रहा था तब, और वह अपनी लंबी लंबी डगों की वजह से कुछ मुझसे आगे ही था। पीछे से पुकारने का मेरा मन नहीं था, फिर वह हर हालत में ऊपर तो जाएगा ही देखने, इसलिए मैं सिर्फ उसके पीछे घिसटता रह सकता था। फिलहाल रचना अपने कमरे में नहीं थी, वहाँ केशव दास बैठा हुआ था, हमारे विभाग का एक महत्वपूर्ण अफसर। उम्र 56 के पार, जितना वजनदार पद उतना ही भारी भरकम शरीर। लंबे चौड़े पठान की कद काठी का वह कसी हुई होती तो आकर्षक लगती। फसर फसर था, ढीली बंधी किसी मोटी गठरी का सा। कुछ इधर निकलता कुछ उधर बहता हुआ, करीब करीब भद्दा। हम दोनों ही उसे जानते थे। मैं तो खासा घनिष्ठ था, पर तब उस जगह तिरछी मेज पर कागजों के ऊपर झुका हुआ वह मुझे भी अजनबी ही लगा। हम जानते थे कि वह सेक्रेटेरिएट के मुख्य भवन में बैठता था और उसके तब वहाँ होने की कल्पना हमने नहीं की थी। कुछ उड़ते हुए किस्से जरूर सुने थे। रचना और उसके संबंध काफ़ी करीब के बताए जाते थे। रचना को हर उम्दा तैनाती वक्त से पहले ही मिलती चली गई। इसके पीछे जो राज था वह उसका केशव दास से संबंध बताया जाता था। मैंने उन बातों को कुछ बेबुनियाद खबरों से ज़्यादा तरजीह नहीं दी थी, क्योंकि जिस भवन में हम काम करते थे वहाँ खबरें बस ऐसे ही उड़ जाया करती थीं। वे कहाँ से उठती थीं या कहाँ उठ बैठती थीं, बस ऐसे ही। यह कोई नहीं जानता था। बाद में अगर ऐसा है भी तो मुझे क्या सोचकर मैं उन किस्सों से अलग हो गया था। केशव दास से मेरे संबंध रचना के बावजूद थे, और वे जिस हद तक थे ठीक थे। रचना से मेरे संबंध सिर्फ नाम मात्र के रह गए थे, दोस्त से उतरकर सिर्फ परिचित, और मैं उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहता था। अमरू हिचका बाहर आया। रचना का नाम उसने फिर बोर्ड पर पढ़ा और कुछ अचकचाकर मेरी तरफ देखने लगा। आइए आइए, केशव दास ने हमें देख लिया था और जैसे ही हम भागने को हुए पीछे से हमें बुला लिया। उसकी जगह कोई और होता तो जरूर हिचकिचाया होता। उस स्थिति में टालने की कोशिश करता, और बहुत संभव था हम थोड़ी इधर उधर ताक झांक कर चले भी गए होते, लेकिन केशव दास ऐसा नहीं था, यह मैं जानता था। वह उस तरह के सभ्य व्यवहार के लिए कुछ ज्यादा ही अक्खड़ था। क्या रचना जी? अमरू ने हामी भरी। मैं पीछे ही बना रहा। बैठिए, वे अभी आती हैं। हम बैठ गए। केशव दास अपने कागजों पर झुक गया। जब कब मेरी तरफ देख बैठता था, कागजों से सिर उठाकर। तब मुझे ऐसा लगता जैसे वह देखता नहीं था, घूरता था, जैसे उसने मुझे कोई गलत काम करते हुए पकड़ लिया हो। उन्हीं नजरों से वह बात को साधारण सी बात की तरह टालता भी दिखता। उसी क्षण वह अमरू को नहीं जानता था। मैंने परिचय कराया। हाथ मिलाने के बाद केशव दास ने एक सिगरेट सुलगा ली और अपना गोल्ड फ्लैग का पैकेट मेरी तरफ भी बढ़ा दिया। थैंक्स, मेरे पास है, यहाँ आप मेरी पीजिए। उसने मेरे विल्स के पैकेट को कुछ इस तरह हिकारत भरी नज़रों से देखा कि मुझे लगा कि मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ। उसके साथ मेरे इतने दिनों की अनौपचारिक घनिष्ठता एक फूंक में बह गई थी। वह अपने दफ्तर में इस कदर औपचारिक हो बैठता तो बात और थी। रचना के कमरे में वह इस तरह का क्या दिखाता है? उसका सिगरेट का पैकेट इस तरह फेंक देना, जो इसके घर में अच्छा लगता, वहां गड़ रहा था। पर तब मैं कुछ और सोचने लग गया कि चीज़ों का स्तर, उनका दाम अनायास ही बैठ जाता है। वरना मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कम से कम सिगरेटों में हर की अपनी जगह है। चार मीनार में जो एक खास किस्म का तीखापन होता है, उसमें बुद्धिवादियों और क्रांतिकारियों के पैनेपन का एहसास भी स्वतः छिपा होता है। फिर भी
उसे लोग भूखमरी और बेकारी से जोड़ देते हैं। वह शायद यह जानना चाहता था कि वह हमसे बड़ा अफसर है। मैं रिफॉर्मर्स कमीशन का एक चैप्टर लिख रहा हूँ जो इस विभाग से ताल्लुक़ रखता है। वह अमरू को बताने लगा, पर पता नहीं वहाँ अपनी उपस्थिति की वजह बता रहा था या अपनी धाक बैठाने में लगा हुआ था। इस विभाग के अफसर की स्थिति जाल में फंसी मकड़ी जैसी है। इस तरफ पब्लिक, उस तरफ स्टाफ उसे हमेशा टंगड़ी मार देने के चक्कर में, इधर सीबीआई उसकी हर चीज़ को शक से देखता हुआ, इधर कमिश्नर एक खास खुशामद की उम्मीद करता हुआ, इधर से बोर्ड उस पर हिदायतें लादता हुआ। वह एक कागज़ पर जालानुमा कोई खाका बनाता जा रहा था। मैंने देखा उसकी लिखावट छोटी और काफ़ी गिचपिच थी। लिखावट से उसके भारी भरकम शरीर का अंदाज़ा लग सकता था। मुझे अपना पहला सहकारी याद आया जिसने मेरे हस्ताक्षर देखकर ही मेरा खाका खींच डाला था, मुझे देखने से पहले ही। शायद मोटे लोग अपने शरीर से आक्रांत होते हैं, इसलिए हमेशा छोटा लिखते होंगे। गिचपिच। वह तिकड़मी तो नहीं था। मैंने कोशिश छोड़ दी। क्या पता वह बस यूं ही खींचे जा रहा हो या सचमुच अपने अध्याय के बारे में सोच रहा हो। उसकी उंगलियां कांपती थीं। अजीब बात थी कि मैंने यह पहले कभी गौर नहीं किया था। हो सकता है आज वे ज़्यादा ही कांप रही हों, इसलिए मुझे अलग दिखाई दे रही हों, एक अजीब ढंग से, जैसे पार्किंसंस डिजीज़ के मरीज की कांपती हैं। इसके इर्द गिर्द एक भद्दाफन फैलता था। मुझे उबास आने लगी। अमरू की तरफ देखा। अमरू उसे कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ प्रशंसा भाव से देखे जा रहा था। पहली मुलाकात में ही प्रभावित कर जाने के चक्कर में होगा। ऐसे पोज में मैं भी अमरू जैसा ही मूर्ख दिखता हूँगा, पर यह हमारे यहाँ का आम पोज है। रचना को कमरे में घुसते हुए सबसे पहले मैंने देखा, क्योंकि मैं ही इधर बैठा था और फिलहाल उनकी बातों से तटस्थ था। वह बड़े ही स्वाभाविक ढंग से अंदर घुसी, हमें देखकर ठिठक गई। तभी उसके चेहरे पर एक कालिख दौड़ गई। वह कालिख हल्की सी स्याही कहना ठीक होगा, बड़े ही साफ ढंग से चेहरे को धुंधला बनाती उठी और चेहरे भर में फैलती चली गई। अमरू ने भी यह देखा होगा। रचना भी उस कालिख के प्रति थोड़ा सचेत दिखाई दी। तभी वह जल्दी ही एक हेलो हमारी तरफ उछालकर मेरे बगल में पड़ी एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। खड़ी रहती तो उसे ज़्यादा ही गौर से देखा जाता। वह तेजी से कमरे में पहले से ही बिछे माहौल का हिस्सा बन जाना चाहती थी। मैं आपके मेहमानों को रोक के रहा, आपको धन्यवाद तो देना चाहिए, केशव दास ने रचना से कहा। थैंक्स। हम सभी हंसे। ड्राइंग रूम वाली हंसी, पर पता नहीं वह व्यंग्य था या सिर्फ वह जो लगता था। फिर केशव दास आगे चल पड़ा। अमरू उसे पूर्ववत बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। मुझे उसकी बातों में कोई ऐसी खासियत नज़र नहीं आ रही थी। रचना तब मुझे बेहद छोटी लगी। मैंने उसे पहले कभी इस तरह सिकुड़ा हुआ नहीं देखा था। हर जगह वही केंद्र बिंदु होती थी, बीच में दीप सिकासी जलती हुई, उजली उजली, बाकी सब धुंधलाए हुए। यहाँ मामला उल्टा था। केंद्र बिंदु वह धमधूसर बना था, देखने में करीब करीब कुरूप खूसट। रचना का चेहरा अब उतना काला नहीं रह गया था, पर धूप में झुलसे हुए चेहरे का रंग अब भी तैर रहा था वहाँ। मैं इस विभाग के अफसरों की तंग स्थिति बता रहा था। केशव दास रचना की तरफ मुखातिब होकर बोला, अब इस विभाग में शुक्ला जैसे भी हैं होशियार, हालांकि बहुत होशियार नहीं। वह हंसा। अमरू और रचना ने भी उसका साथ दिया। अपना नाम सुनकर मैं ऐसे जागा, एकाएक ही कमरे की और बातों की से जोड़ दिया गया, जैसे डिब्बों को जोड़ा जाता है। झटके से कुछ टकराते हुए मैं इतना अलग थलग था। अब तक अमरू की तरह उसकी बातें नहीं सुनी थी। शायद इसी से कुड़कर मथुरा दास ने यह बात कही थी। इसकी क्या वजह हो सकती है, यह किसी और वक्त का सवाल बन चुका था। मैं तनाव से भर आया, कुछ कहने भी जा रहा था, पर शायद वह
तैयार था और आगे कुछ ज़्यादा ही जोर से बोलता गया। मुझे सटप सा कहते हुए मेरा मुंह बंद कर वह फिर अपने प्रसंग पर उतर आया था। उसके हिसाब से मेरे लिए फ़िलहाल उतना काफ़ी था। उसका निशाना सही जगह बैठा था। मुझे रचना से कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, पर अमरू का रुख मुझे साफ साफ खराब लगा। आखिर वह था जो मुझे यहाँ लाया था और वह लपक कर केशव दास की तरफ हो गया। इसीलिए तो अफसरों को भंडुआ कौम कहते हैं। मैं अकेला महसूस कर रहा था, पर तभी बाहर चले जाना भी अपमान ढोना ही था। स्थिति उतनी सामान्य वाकई नहीं थी जितनी मैंने लेने की कोशिश की थी कुछ देर पहले। कहीं से वह असामान्य केशव के लिए भी थी, क्योंकि मैंने उसे उतना उत्तेजित कभी नहीं देखा था। वह बेहद होशियार, दिमागदार, स्मार्ट और सभी कुछ दिखने की जोरदार कोशिश किए जा रहा था। मैं नहीं समझता था कि वह अपने ऑफिस में मुझे या किसी को इस तरह जलील करता। सब कुछ एक औरत की मौजूदगी से प्रभावित दिख रहा था। पहले उसकी प्रतीक्षा की मौजूदगी और अब साक्षात उसकी। या तो केशव दास को अपने एकांत में खलल बेहद खराब लगा था। वह ऐसी किसी और कोशिश को आगे आने वाले दिनों के लिए बंद कर देना चाहता था, या मुझे अपना प्रतिद्वंदी महसूस कर बैठा था। अमरू और मैं दोनों में से मुझ पर ही यह रोल ज़्यादा अच्छा और आसानी से थुपता था, क्योंकि अमरू एक सीधा साधा लड़का था और दिखता भी था। अगर हमें केशव दास की वहाँ उपस्थिति से कोई भ्रम होता तो केशव दास को मेरे आने पर तो और भी ज़्यादा हो सकता था। केशव दास जोर जोर से बात किए जा रहा था। मुझे लगा जैसे वह अपनी उम्र के फासले को पाटने की कोशिश में पत्थर पर पत्थर फेंक रहा है। साधारणतः वह इतना बातूनी नहीं था, क्योंकि बहुत बोलने में उसे तकलीफ होती थी। बात करते समय उसका पेट भी हिलता था। मुझे उसकी हरकत किशोरों जैसी लगी। बहुत बुद्धिमान तो सरकारी अफसरों में शायद ही कोई होगा। जो लड़के होते भी हैं वे यहाँ आकर मामूली हो जाते हैं। मैंने प्रसंग से हटकर भी एक बार भवका छोड़ ही दिया। कहीं से ऐसा लग रहा था कि जवाब में मुझे भी एक पत्थर चलाना चाहिए। वह बात कुछ कुचली हुई ही निकली और उसमें वह असर नहीं था जो तब होता अगर मैंने फौरन तभी प्रतिकार में उसे उगला होता। रचना को कहीं से प्रभावित करने का इरादा मेरा कतई नहीं था, फिर भी कुछ वैसा हो गया। यह तय है कि यदि वह मौजूद न रही होती तो मैं शायद चुप ही लगा जाता, क्योंकि अपने अफसरों के आगे ही करते रहना बड़ी तेजी से मेरी भी आदत बनती जा रही थी। केशव दास घर में मुझे लात भी जमाता तो भी मैं उसे अपना चाचा ही कहता। मैं अतिशयोक्त में नहीं पड़ रहा हूँ। यह वह आम बेवकूफ़ी है जिसमें हम अक्सर सांस लेते हैं। महत्वाकांक्षा और अफसरी दो एकदम विरोधी बातें हैं, पर जहाँ महत्वाकांक्षा की सड़ी जड़ भी नहीं कहीं रह जाती है, तो जहाँ से कुछ उम्मीद होती है, उनके सामने हम औरत आदमी क्या होते हैं। इन दोनों के उदाहरण तब वहाँ मौजूद थे, रचना और मैं, अमरू भी। रचना की उपस्थिति मात्र ने मुझे भी उत्तेजित करके उसी स्तर पर ला पटका जहाँ केशव दास था। मुझे अपनी बात के भोंडेपन का एहसास उसे उगलते ही हो गया था, जैसी कि उम्मीद थी। उसने बात को एक किनारे धकेल कर ही काट दिया और अपने प्रसंग पर आगे बढ़ता गया। जैसे कक्षाओं में अक्सर एक कुशल अध्यापक बगावती छात्र के किसी असुविधाजनक प्रश्न को टाल जाता है। मैं कमज़ोर था, क्योंकि उस व्रत में तब वह मुख्य व्यक्ति बना बीच की बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था। चाय आई तो रचना आप से आप बनाने लग गई। मुझे उसमें उसका और भी छोटा होना दिखाई दिया। जरूर उसकी आदत पड़ गई होगी, वरना उस जैसी गर्वीली और मैनर्स पर जोर देने वाली लड़की जरूर केशव दास के चाय बनाने के आग्रह का इंतजार करती। मुझे तब वह केशव दास की मेड लगी। उसी ख्याल से मैं आगे के कुछ क्षणों काफ़ी भुनभुनाते हुए हंसता रहा। चाय खत्म करते करते 6:30 बज गए। मुझे अमरू पर चिढ़ हो रही थी कि वह क्यों नहीं उठ रहा।
और उधर से कोई उठने वाला दिखता नहीं था। केशवदास तो नहीं ही, और जब वह केशवदास न उठे रचना कैसे उठ सकती थी। अमरू ने मौका पाकर एक कागज रचना की तरफ बढ़ा दिया। अच्छा, वो थैंक्स अलॉट। उस कागज को रचना ने पर्स में डाल लिया, यूं दिखाते हुए जैसे वह कोई दफ्तर का कागज था। हो सकता रहा भी हो, पर कुछ ऐसा जरूर था जिसे वह किसी के सामने नहीं रखना चाहती थी, केशवदास के भी आगे नहीं, और अमरू भी हमारे सामने सब कुछ साफ साफ कहकर नहीं दे सकता था। केशवदास कुछ अनमना हो आया, क्योंकि उसका धारा प्रवाह भाषण थोड़ा रुका था। मुझे अच्छा लगा। चला जाए, मैंने कुछ हिलते हुए कहा। हाँ चलो, अमरू बोला। जाएंगे, ओके। केशवदास रोकेगा यह उम्मीद कभी नहीं थी, लेकिन उसे कोई रिपोर्ट आज ही भेजनी है, ऐसा कुछ कहकर वह अकेले में रचना के साथ बैठने की सफाई देगा। मैं ऐसी उम्मीद जरूर करता था, लेकिन उसके आगे भी बढ़कर जिस ढंग से उसने हमें एकाएक और खासी बेरुखी के साथ रुखसत किया, जैसे कोई आपकी अपील बगैर सुने ही खारिज कर दे, एकदम तानाशाही ढंग से, कि मुझे लगा केशवदास ने हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है, क्योंकि हम उसके प्रतिद्वंदी बनने चले थे। अमरू की विश का जवाब देते समय रचना की आंखों में मजबूरी का रंग उतर आया था, जैसे कोई कैदी छुट्टी पा जाने वाले अपने साथी को देखता है। मुझे लगा कि रचना अमरू के साथ रहना चाहती थी, लेकिन छिकी हुई बैठी थी। जिस महिला में अपने मन के करने का आत्मविश्वास बराबर रहा हो, वैसी आदत भी शुरू से रही हो, उसकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई। ठीक है, केशवदास उम्र में बड़ा था, बड़ा अफसर था, तो लिहाज तो समझ में आता था, लेकिन वह बेबसी का भाव और वह भी रचना जैसी लड़की में मेरा सिर चकरा रहा था। मक्कार साला अब खाली ऑफिस में बैठकर मजे करेगा 9 बजे तक, कहते हुए अमरू ने सड़क पर उतरते ही एक बड़ी पिच थूक डाली थी। केशवदास से मेरी पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी। मेरी तैनाती तब बिहार के एक छोटे स्टेशन पर थी। यह इत्तेफाक था कि मैं उस रोज पटना में था जब केशवदास दौरे पर वहां आया हुआ था। उसके सम्मान में दिए जाने वाले डिनर में मैं भी जबरदस्ती घसीट लिया गया था, क्योंकि भाई लोगों को 15 रुपये देने वाले मुर्गों की तलाश थी। थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठी करनी थी, मुझसे भी रुपए खींच लिए गए तो मुझे काफ़ी अखरा। चुपचाप अपने सैर चला गया होता। डिनर में होने की मजबूरी पटना वालों की थी, मेरी नहीं, पर रुपए तो रुकना पड़ा, उन्हें वसूल करना था। उसी वसूलने के चक्कर में जैसे ही एक कमरे में बंद होकर बियर पीने का मौका हाथ लगा, मैं दनादन चढ़ाता चला गया। हम सबके सामने नहीं पी सकते थे, क्योंकि छोटे अफसर थे। केशवदास और दूसरे सीनियर्सों को दिखाना भी था कि हम चरित्रवान हैं, इसलिए एक कमरे में बंद चुपचाप कुछ बोतलें सफ़ा चट करके मूँछों पर ताव देते हुए जब हम नीचे लाउंज में आए तो केशवदास वहाँ पहले से ही जमा हुआ था। उसके अलावा वहाँ 7-8 अफसर थे, केशवदास से सचमुच फासला बनाए हुए। केशवदास एक अलग सोफे पर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। एक मामूली सा आदमी, थोड़ा भारी भरकम, सिर मिट्टी के बड़े लौंदे सा, बेतुका, गर्दन मुटल गेंडे जैसी और शरीर थुलथुल। हम जब अफसरों के चुनने वाले इम्तिहान में बैठे थे तब सुना था कि इंटरव्यू में शक्ल सूरत पर भी ध्यान दिया जाता है, और वहाँ वह था। अंग्रेज़ों के समय चुना गया, या तो अंग्रेज़ों के कायदे कानून और थे या फिर उनका टेस्ट। शक्ल से भी ज़्यादा गई गुजरी पोशाक थी। पैंट व शर्ट दोनों का ही रंग निहायत सामान, डल, उबास पैदा करने वाला। पैंट में क्रीज की लाइन गौर से देखने पर ही ढूंढी जा सकती थी। बुश शर्ट सिकुड़ी हुई थी, वहाँ भी स्त्री नदारद, जैसे एक जोड़ा ही लाया था और उसे 2 दिन से घिसे जा रहा था।
टेरीकॉट की ही थी तो हर रोज़ बाल्टी में डुबोकर हैंगर पर सूखने के लिए और दफ्तर चलते समय हैंगर से निकालकर अपने शरीर पर टांग देता होगा। बुशर्ट के नीचे बाहों वाली बनियान थी जिसकी एक बाह का हिस्सा बुशर्ट की बाह के भी नीचे झूल रहा था। कुल मिलाकर बेहद ढीला ढाला चुस्ती जिसके बारे में हमें ट्रेनिंग कॉलेज में धांस धांस कर बताया गया था, वह छू भी नहीं गई थी केशव दास को। उस पर उसका फैलकर बैठने का ढंग और ढीली उंगलियों में फंसकर सिगरेट पीना। वह समय से पहले पहुंच गया था, बिना यह फिक्र किए हुए कि वह मुख्य अतिथि था जिसे थोड़ा देर से ही आना चाहिए। तब उसकी एक ही खासियत दिखाई पड़ती थी और वह यह कि गोल्ड फ्लैग पीता था। उसके मामूलीपन के बावजूद किसी की हिम्मत उसके पास फटकने की नहीं हो रही थी। पटना के अफसरान उसे दूर से ऐसे छिप छिप कर देख रहे थे जैसे किसी छोटे शहर से बारात निकलने पर लड़कियां उसके दूल्हे को देखती हैं। कुछ भी हो, केशव दास महत्वपूर्ण था क्योंकि दिल्ली से आया था। खाना निर्धारित समय से आगे खिसकता चला जा रहा था क्योंकि कमिश्नर नहीं पहुंचे थे। विभाग में वह पटना का महत्वपूर्ण व्यक्ति था। बिना इंतजार कराए किसी कार्यक्रम में कैसे पहुंचता? पहले उसका व्यक्तिगत स्टाफ फोन आदि से पता लगाता कि जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां का माहौल कैसा है, उपस्थिति कैसी है। फिर स्वयं आकर देखता कि सब कुछ पहुंच चुके हैं या नहीं। फिर कार्यक्रम स्थल से ही कमिश्नर को फ़ोन पर जायजा देता। कमिश्नर उसके बाद ही प्रस्थान करते थे। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे कमिश्नर के बाद आने का महत्व मिल जाए। हम भुला आए थे बेकार ही बियर का आखिरी गिलास। गटगट किया, एक आध बोतल और मंगा सकते थे, लेकिन हमें डर था कि कहीं इस बीच कमिश्नर पहुंच गया तो वह कमबख्त देखता भी न था कि स्वागत को कौन कौन नहीं है। केशव दास से ज़्यादा डर हमें अपने कमिश्नर का था। 45 मिनट 1 घंटा केशव दास अकेले बैठे बैठे उबिया आया। 6-7 सिगरेटें भी फूंक चुका था। कमिश्नर क्या डिनर बॉयकॉट करना चाहता था? वह आखिर झुंझलाता हुआ उठ बैठा। उसे अपना उस तरह उपेक्षित होना खलने लगा था। मुख्य अतिथि वह था या कमिश्नर? मुझे अब मज़ा आने लगा था, बियर के नशे में। और भी मामूली से अफसरों का एक मामूली डिनर, लेकिन साले ऐसे दिखाएंगे जैसे कोई बड़ा भोज हो रहा हो, राजनीतिक कूटनीतिक महत्व वाला, जिसमें किसी का आना, देर से आना, न आना राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात हो। केशव दास उठकर अपना सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास ले आया और चुस्की लेने लगा। वह एक इशारा था कि लोग शुरू करें, पर वहाँ मातहत लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ थी। कमिश्नर का पीए कमिश्नर को घर पर फ़ोन करने चला गया कि हुजूर पानी अब नाक तक आ गया, कूच किया जाए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।